बोला है भाई साहब कि हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप किसी को भी कभी भी किसी भी सूचना के लिए बुला दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया ईडी को कि भाई साहब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाओ, नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट लगाओ, कर्फ्यू लगाओ, घर पे कौन मरेगा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम उसको उठा लो, क्योंकि उसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया। और आपको बता दें आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड थोड़ा मुश्किल भी हो गया है। जैसे अभी सरकार ने एक नया फैसला सुनाया था जिसमें ये कि जैसे कभी क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पुराने पेंडेंसी बिल की दिखाते हैं कि मेरा 1 करोड़ आया नहीं और वो बिल 10 साल से पेंडिंग है। तो वो क्या, वो एंडोर्समेंट में बैड डेब्ट में जाता है। सरकार ने कहा कि अगर तुम लोन नहीं वसूल कर पा रहे तो वो तुम्हारे कैपिटल गेन में दिखा के तुमसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, वो पैसा किसी न किसी के अकाउंट में डाल के फिर उसे वापस लेंगे। तो अब एक्टिवनेस आ रही है, सरकार थोड़ी एक्टिव हो रही है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो गया। आज की डेट में फ्रॉड नहीं कर सकते, ईडी उसी को टैकल करती है। तो डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इज अ डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या करती है, डोमेस्टिक लॉज को इन्फोर्स करती है और जो भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था में जो चीजें हो रही हैं उनसे रिलेटेड सूचना इसके पास आती है। ये इकोनॉमिक लॉस को एक्यूरेट करती है, जितने भी टैक्सेशन के रिलेटेड फ्रॉड हैं उनके जो लॉज हैं वो ये रेगुलेट करेगी। और इकोनॉमिक क्राइम्स अगर हमारी कंट्री में हो रहे हैं, कोई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अपराध हो रहा है तो उसको ये देखेगी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ये सब हो रहा है। तो ओरिजिन ऑफ ईडीज गोज बैक टू मई 1956। कब बना, मई 1956 को एज एन इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेटिंग अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऑफ 1947। अब देखिए, जो आज कुल्हाड़ी बनी है उस कुल्हाड़ी का डंडा लगाने का काम तो उसी ने किया था, नेहरू भैया ने। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 क्या था, उसमें था एक्सचेंज कंट्रोल लोकल लॉ वॉल्यूशन जो था वो वॉल्यूशन ना हो, इसके लिए एक्सचेंज कंट्रोल बनाया गया। 1957 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नोडल मिनिस्ट्रीज की कौन सी होती है, ये इंटरेस्टिंग है। देखो जहां पे नरेंद्र मोदी ने अपनी सुश्री बहन को बैठा रखा है, निर्मला सीतारमण। देखो सीता और राम दोनों आ रहे हैं उनके नाम में, तो छोड़ेंगे तो किसी को नहीं। और आगे से निर्मल भी है, कोमल हृदय की, तो दिल टूट जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी हेड थी, अब नहीं है, अभी नहीं है, ध्यान रखना जब तक इलेक्शन नहीं खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडी के क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज एनफोर्समेंट द 3 कीज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 जिसे आप फेमा बोलते हो। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 और उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अब ये कब लाया गया, जब माल्या और मोदी जैसे लोग भाग गए। क्या लाए, जो लोग भाग चुके हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, उनको लाने के लिए भी नियम बन गया। और ये कब बनाया गया, 2018 में। अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 was enacted on जनवरी 2003। जनवरी 2003 में इसको लागू किया गया था। एक्ट सी कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया इन 3 मेन ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से, प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसे कंट्रोल करे और प्रिवेंट करे। कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्रिंग मनी। ये क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट और सीज कर लेंगे, हड़प लेंगे और जब्त कर लेंगे यदि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बनी है। जैसे मान लो अभी कोई कह रहा है कि सर आप 5 करोड़ ले लीजिए अपने करंट अकाउंट में कोचिंग के और 30% टैक्स काट के बाकी पैसा मुझे वापस दे दीजिए। तो 30% का मतलब हो गया 1.5 करोड़, 3 × 15, 1.5 करोड़ में काट भी लूँ, 3.5 करोड़ तो मैं वापस 1.5 करोड़ में कुछ भी खर्च कर दूं, मेरे अकाउंट में दिखेगा 5 करोड़ ना ईडी को, मैंने दिया तो बाद में, मुझे 5 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर मेरे को ये लगा ये मनी लॉन्ड्रिंग है सरकार। तो ऐसे बहकावे में ना जाए, 15 लाख के चक्कर में अपनी जिंदगी ना गवाए। ये हो रहा है, इस टाइम पे बहुत हो रहा है। इस महीने पूरा अप्रैल में यही मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है। ये महीना लोगों को फंसाने के लिए सबसे इजी होता है। ठीक, अब यहाँ पे टू डील विद एनी अदर इश्यूज कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। मान लो जैसे मैंने अपने अकाउंट में पैसे लिए और लेते ईडी को पता चल गया तो मुझसे उठा के ले जाएगी, कहेंगे 5 करोड़ तुम लाए कैसे, पहले ये बताओ कहां से।
और वो ऐसे नहीं आती ईडी, ये थोड़ी ना कि अभी अभी आ जाएगी, बड़े फोन करके आएगी ना, रात को 2:30 बजे बेल बजेगी, ट्रिंग ट्रॉन्ग, कुत्ता वाव, बाद में उठा के ले जाएगी सोते सोते। लुंगियों में ले गई है भाई लोगों को। ईडी रिश्तेदार किसी की नहीं है, वो सुबह सुबह नहीं आती कि ब्रश व्रश कर लो भैया, चाय नाश्ता खा लो फिर चलो, उसका जब मन करेगा तब आए। तो ऐसी एक्टिविटीज में फंसने से अच्छा है आप नॉन लीडर ही बने रहो। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट defines the offense of money laundering as whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process and activity connected with these proceed of the crime, projecting it is an untenant property shall be guilty or offense of the money laundering। अब बहुत बड़ी बात है, तुम प्रयास करो, तुम मेरा साथ दो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग में कनेक्टेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया हो। मतलब जैसे मैंने पूनम से कहा कि बेटा ये 3 करोड़ हैं, इसको इधर उधर करना है, चलने का, रुको मैं अपने अकाउंट में डालती हूँ, अम्मा के डालती हूँ, भाई के डालती हूँ, सर के डालती हूँ, हम सब ने डाल लिया, फाइनली आया मेरे पर। सबसे पहले लपेटी जाएंगी पूनम डालकर, पहले रात को इनको उठाया जाएगा, ट्रिंग ट्रॉन्ग करते हैं कौन है ये गई, इसके बाद आपको ढूंढा जाएगा, फिर आपको ढूंढा जाएगा, फिर आपको ढूंढा जाएगा, ऐसे करते 5, 6, 7 लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। फिर लास्ट में मिलेगा मेन की चेन, अच्छा तेरे अकाउंट पैसा आया था साहब, सबको तो बांट दे रहा है, इसको पहले दो। तो यहाँ पे अगर आप साथ देते हैं या बात भी करते हैं इन चीजों की और बाद में आप पकड़े जाते हैं और वो आपका नाम लेता है तो आप गए। तो कृपया ऐसे काम ना करें। द एक्ट वॉज अमेंडेड बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2009 बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2012। ठीक है, इस एक्ट को 2 बार अमेंड किया गया। हाँ अच्छा, अमेंडमेंट किया गया 2 बार। ठीक है, 9 और 12 में। इसके बाद मोर रिसेंटली जो है इसको फाइनेंस एक्ट एक आया, 2015 में अमेंडमेंट हुआ, फिर फाइनेंस एक्ट 2018 में, फिर फाइनेंस एक्ट 2019 में, इसका कांस्टेंट अमेंडमेंट करते चले गए। तो ईडी को हमने और शक्ति देने का प्रयास किया। और बेटा ईडी को आज पावरफुल करने के रीजंस हैं हमारे पास। बेटा ईडी को पावरफुल इसलिए किया जा रहा है, ईडी विल बी पावरफुल। ईडी के पावरफुल होने के 2 रीजंस आपके सामने हमेशा दिखेंगे। पहला रीजन बेटा ये दिखेगा कि अगर ईडी पावरफुल नहीं हो, इफ ईडी इज नॉट पावरफुल, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग कभी रोक नहीं पाओगे हमारी कंट्री में, और फॉरेन से असिस्ट और एड आती जाएगी और हमारी कंट्री में आती जाएगी। जैसे आपका सबसे बड़ा ब्लेम पता है क्या है? दे हैव टेकन द फंड्स फ्रॉम खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करा, आपने उनसे फंड्स लिए। और अगर ये गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा। देखते हैं, वो बात अलग है, बट हाँ ये सब चीजें की नहीं जानी चाहिए। हमसे भी क्या ठीक। इसके बाद पावर्स ऑफ ईडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन 48-49 में इम्पावर्ड है ईडी को इन्वेस्टिगेट करने का मनी लॉन्ड्रिंग के केस को। सेक्शन 52 में इम्पावर्ड है ईडी को समन किसी भी पर्सन, कोई भी हो, कहीं हो, किसी पावर हो, आप उसको बुला सकते। मतलब वो सीएम हो, पीएम हो, कोई हो, आप राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते, बाकी आप किसी को भी बुला सकते हो, ये आपके पास राइट है। आप किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा ईडी किसी को भी बुला सकती है जब भी। सेक्शन 53 मैंडेट है द इंडिविजुअल समन्ड बाउंड टू अटेंड पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ट्रूथफुल स्टेटमेंट एंड प्रोसीड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जब ईडी बुलाती है तो जरूरी नहीं आप स्वयं जाओ, जब आपको बुलाती है तो आपका मेन प्रोस्पेक्ट ये है कि आप अपनी जगह किसी और को भेजो, पर किसी को भेजो जरूर, और जो जाएगा वो आपकी जगह सारे ट्रू स्टेटमेंट्स दे के आए। ईडी हैज स्पेशल पावर्स फॉर कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी अंडर PMLA एक्ट। अगर ईडी को लगता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपके अकाउंट से लेकर आपकी प्रॉपर्टी तक सब सीज करने का उसके पास राइट है। In 2022, Supreme Court in its ruling upheld the power of ED under the PMLA, emphasizing its crucial role in preventing money laundering. इन्होंने कहा इनके अधिकार बहुत जरूरी हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। However, Supreme Court clarified ED official were not equivalent to police officer, could not make arrest under PMLA. कह रहे ED जेल में नहीं डाल सकते, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पुलिस की सहायता चाहिए। ED डायरेक्टली आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके पास वो पावर नहीं, उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से मिलना पड़ेगा। द कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एडरेंस टू रूल ऑफ लॉ एंड एस्टैब्लिशिंग द चेक एंड द बैलेंसेस ऑफ द ईडी ऑपरेशन। अब ईडी के ऑपरेशन पे भी चेक एंड बैलेंस लगना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसे भी चेक बैलेंस कैसे होगा? तो अगर लोकल अथॉरिटीज नहीं किया तो आपके साथ दिक्कत होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स द पावर ऑफ
डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट सेइंग बाय सेंट्रल एजेंसी कुड कॉल एनीबॉडी फॉर एनी इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब ये किसी को भी बुला सकते हैं किसी भी सूचना के लिए। अगर इनको कल को प्रधानमंत्री से कुछ पूछना होगा उनको भी समन करेंगे। अब जरूरी नहीं प्रधानमंत्री जाए, जरूरी है प्रधानमंत्री किसी को भेजें अपने बिहाफ पे जो उनकी जगह काम करें। कोर्ट रैम्पर्ट फॉर तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉर फेलिंग टू अपीयर इन पर्सन इन रिस्पॉन्ड ऑफ द समन इशूड टू देम बाय द ईडी। अब सोचो, अगर एक IAS ऑफिसर नहीं जा रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड द कलेक्टर्स इन्फॉर्म द कोर्ट दैट दे हैड रिटन ED एक्सप्रेसिंग देयर इनएबिलिटी टू अपीयर इन पर्सन ओइंग टू द फैक्ट दैट जनरल इलेक्शन इन तमिलनाडु वाज ड्यू ऑन 19 अप्रैल। इन्होंने लिखा कि साहब हम लोग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि 19 अप्रैल को तमिलनाडु में इलेक्शन है, हम उसमें बिजी। दे आस्क फॉर मोर टाइम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द सेंट्रल एजेंसी सैंड माइनिंग साइट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर माइनिंग होती है, तो माइनिंग से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्हें बुलाया गया था। कोर्ट ऑर्डर 4 कलेक्टर टू बी प्रेजेंट बिफोर ED ऑन अप्रैल 25। इट लिस्टेड केस फॉर हियरिंग ऑन May 6। 19 अप्रैल को इलेक्शन ड्यू था। इन्होंने कहा 25 अप्रैल को आपको अपीयर होना और 6 मई को कोर्ट में हियरिंग चाहिए। इतने एक्यूरेट थे। तो ED के पास पावर है, ठीक। तो ये ED के बारे में बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज हवाला मनी, हाउ इट कैन बी इंटरलिंक्ड विद ऑफशोर बैंकिंग। हवाला मनी क्या है तथा विदेशों के खाते इससे किस प्रकार जुड़े हुए। ये सारे 250 वर्ड के क्वेश्चन है। देखिए जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपसे प्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनको भी रख सकते हैं। तो इसको आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग लेते हैं ब्रेक, हम लोग लेते हैं थकने वाला ब्रेक कि थोड़ी देर आप लोग भी आराम कर लें एंड देन वी विल स्टार्ट आवर हिस्ट्री नोट्स। प्रोबेबली आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल गए होंगे, हाँ सबको मिल गए, एवरीबॉडी गॉट देयर।